सो लास्ट वीक हमने मार्केट्स में एक सडन फॉल देखा, जहां पर लास्ट मंथ तक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि था 20,000 का। वहीं पर लास्ट वीक के अंदर अंदर हम मार्केट फिर से 19,400 के लेवल पे आते हुए दिखा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जहां पर लास्ट मंथ तक मार्केट्स में एक्सट्रीम ग्रीड के सेंटीमेंट इमर्ज हो रहे थे और हर कोई केवल बाइंग ही कर रहा था, वहीं पर एक वीक के फॉल के चलते ये एक्सट्रीम ग्रीड के सेंटीमेंट फिर से चेंज होकर एक्सट्रीम फियर पे आ गए और मार्केट्स में हर कोई अब पैनिक मोड में है। और इस सारी चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये फॉल आगे मार्केट में और भी कंटिन्यू रह सकता है। बट इन सारी सिनेरियोज के बावजूद आई स्टिल थिंक कि मार्केट यहाँ से 22,000 के लेवल को टच कर सकते हैं और यहाँ पर मार्केट में अभी भी ऐसी अंडरवैल्यूड स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप आने वाले टाइम में मैसिव रिटर्न्स कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट्स और भी फॉल होंगे और उसके लिए हमें मार्केट्स के फॉल होने के पीछे के रीजन को समझना पड़ेगा। सो मार्केट्स के फॉल होने के पीछे के दो मेजर रीजन थे। पहला था फिट, जो कि काफी रेप्यूटेड ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने यूएस की इकोनॉमी की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करके AA पॉजिटिव कर दिया है। लेट मी टेल यू 2011 के बाद ये सेकंड बार हो रहा है और इस सारे डाउनग्रेडेशन के बाद से यूएस के जो मार्केट्स है उनमें काफी नेगेटिव सेंटीमेंट्स इमर्ज हुए और जिसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। फॉल के पीछे के सेकंड मेजर रीजन था रशिया से आने वाला जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस का बढ़ना। सो एज वी नो कि पिछले एक साल से इंडिया रशिया से काफी सस्ते में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी में जो क्रूड ऑयल और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो काफी लो हो रखे हैं। इससे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी अंडर कंट्रोल है। पर अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और उससे डायरेक्टली इंपैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन से। और इस सारी न्यूज के बाद से मार्केट्स में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। बट पर्सनली मेरा मानना यह है कि अगर आपको ये दोनों रीजन देखने को नहीं भी मिलते फिर भी आपको किसी ना किसी वजह से तो इंडियन मार्केट से फॉल देखने को मिलता ही। द रीजन बिहाइंड दिस इज आज के टाइम इंडिया वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और आज के टाइम चाहे वो एफआईआईज हो चाहे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो, हर कोई इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर ये सारे इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टिंग पैटर्न होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स से बिल्कुल अपोजिट होता है। बिकॉज जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये मार्केट में तभी बाइंग करते हैं जब इन्हें मार्केट में वैल्यू दिखाई दे रही हो। एंड इस वजह से जब भी इन्हें मार्केट में बाइंग करने का मन होता है तो ये मार्केट को पहले कुछ लेवल तक फॉल करते हैं और इस फॉल को उस लेवल तक कंटिन्यू रखा जाता है जब तक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो टोटल पैनिक में ना आ जाए और अपनी जो होल्डिंग्स है उनको सेल ना करने लगे। और जब ऐसा होता है तभी एक चीप वैल्यूएशन पे ये मार्केट में बाइंग करना शुरू करते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको एफआईआईज के डेटा के थ्रू दिखाता हूं। सो एज यू कैन क्लियरली सी कि मार्च और अप्रैल के मंथ में जब मार्केट में कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं थे तब एफआईआईज ने इंडियन मार्केट से बाइंग करना शुरू की और मई और जून तक आते आते इन्होंने अपनी बाइंग को 27,000 करोड़ से भी ऊपर ले गए। बट जून के एंड तक सबको मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखने लगे थे और जब रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर होना शुरू हो गए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हैं अगले ही मंथ यानी जुलाई से इन्होंने अपने जो बाइंग अमाउंट है उसको हाफ कर दिया और इस मंथ में जो पिछले 4 ट्रेडिंग डे थे इन्होंने नेट बेसिस पे सेलिंग ही की है। और मेरे अकॉर्डिंग अभी सेलिंग को और भी सीवियर किया जाएगा टू क्रिएट मोर पैनिक इन द मार्केट। बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाई अभी मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के बावजूद मार्केट 22,000 के लेवल को टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चीजों को हिस्टोरिकल डेटा और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एस वी नो के पिछले 15 सालों में निफ्टी 50 ने इन एन एवरेज 11.8% CAGR के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम इस फैक्ट को इग्नोर भी कर दें कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी और भी ज्यादा तेजी से ग्रो होगी और यही मान के चलें कि यही रिटर्न्स हमें आगे ही मिलेंगे, फिर भी हमें यह समझना पड़ेगा कि कभी जो मार्केट्स होते हैं वो हमेशा एक रेट्स ऑफ रिटर्न नहीं देते, वो लॉन्ग टर्म में उनका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उन्हें मेंटेन करते हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें जैसे कि पता है कि पिछले 2 सालों में हमारे मार्केट्स ने 0% रिटर्न दिए हैं, तो अगर हम ये अज्यूम करके रखें कि अगले एक साल में इंडिया में जो मार्केट्स हैं वो अपने उसी 11.8% के रिटर्न को कंटिन्यू रखेंगे और जो पिछले 2 सालों में 0% रिटर्न रहे उनको भी इस एक साल में ही कवर करेंगे, तो भी हमारे रिटर्न्स आराम से यहाँ से 30 से लेकर 45% के बीच में आ जाएंगे। और राइट नाउ अगर आप मार्केट्स के पी रेशियो को भी देखोगे तो राइट नाउ निफ्टी 50 का पी रेशियो 22.7 का चल रहा है और जो कि अभी भी 5 ईयर्स का जो हमारा मीडियम पी रेशियो है निफ्टी 50 का उसके जो एवरेज है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी मार्केट्स फेयरली वैल्यूड है। अब अपार्ट फ्रॉम नंबर्स अगर मैं आपको चीजें टेक्निकल चार्ट पैटर्न के थ्रू दिखाऊं तो अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। और अगर आप इसमें ये जानना चाहते हो कि इस ब्रेकआउट के बाद जो अगला अपमूव होगा वो कितना बड़ा होगा तो उसके लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको इस जो कप की जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको नापना है। तो एज यू कैन क्लियरली सी जो 17% के राउंड निकल के आ रही है और इसी डेप्थ को इसको ऊपर प्लेस कर देना है इसके जो सपोर्ट है उसके। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो अगला लेवल निकल के आ रहा है टारगेट वो आ रहा है 22,000 का। अब अगर हमें ये जानना है कि ये जो टारगेट है ये कितने टाइम में अचीव होगा तो इसके लिए एक और स्ट्रेटेजी है, इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है इधर से लेके हमें जो हैंडल का जो लास्ट पॉइंट है उधर तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में जितना टाइम पैटर्न निकल के आ रहा है उतने ही टाइम होराइजन के बीच में जो हमारा टारगेट है 22,000 का ये मीट होगा। तो ये जो पूरा टाइम होराइजन है ये अराउंड 332 डेज का निकल के आ रहा है, तो इतने ही डेज में हमारा ये वाला जो टारगेट है वो मीट होने की पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉइंट पे आपके दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ सकता है कि यार क्या गारंटी है कि ये टारगेट्स मीट होंगे। तो इसके लिए मैं आपको इस पूरी स्ट्रेटेजी को बैक ट्रैक करके दिखाता हूँ कि क्या पास्ट में इस पूरी स्ट्रेटेजी ने कभी काम किया है। तो उसके लिए अगर आप 2016 में देखोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ऐसा ही एक कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हो
कि इस पूरे कप विद हैंडल पैटर्न में जो लॉन्गेस्ट डेप्थ थी वो थी 23% के अराउंड, और अगर आप इसी डेप्थ को फिर से ट्रैक करते इसके सपोर्ट के ऊपर तो ये निकल के आ रहा था कि यहाँ से मार्केट्स 11,000 के लेवल को टच करेंगे। और अगर आप इसके ड्यूरेशन को ट्रैक करते तो इसकी डेप्थ से लेके हैंडल के लास्ट तक अगर आप ट्रैक करोगे तो उसमें दिखा रहा था कि ये जो पूरा ड्यूरेशन है वो होगा 380 डेज के लगभग। और अगर आप इसको ट्रैकिंग करोगे तो बाद में आपको साफ दिखेगा ये जो 11,000 का लेवल था वो 380 डेज से पहले ही मीट हो गया था अराउंड 326 डे के अंदर। सेम चीज आप देख सकते हो 2013 में, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कप की डेप्थ थी वो थी अराउंड 10% की, और जो लेवल निकल के आ रहा था वो था 6,000 का। और अगर आप इसके पूरे को मेजर करते तो कप की मैक्सिमम डेप्थ से लेके जो उसके एंड तक का लेंथ था वो अराउंड 112 डेज आ रहा था, पर उससे पहले ही जो ये टारगेट था 6,000 का वो मीटअप हो चुका था। बट एक चीज को यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक वन वे रैली देखने को नहीं मिलेगी। इस लॉन्ग टर्म में आपको एक हायर हाइस का पैटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पर बीच बीच में, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, एक पैनिक सेलिंग का माहौल क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो चीप रेट पे जो स्टॉक्स हैं उनमें बाय करेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम से एक पूरे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आपको इन एन एवरेज एक बड़ा अप मूवी देखने को मिलेगा। अब ये तो था रीजन कि मुझे क्यों लगता है कि अगले 1 से 1.5 सालों में निफ्टी 50 आराम से 22,000 के मार्क को टच कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, आपको स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन भी स्टॉक को हम सिलेक्ट करें उनमें हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि वो स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हों, और एट द सेम टाइम करेक्शन के फेज में भी इनके जो फंडामेंटल्स हैं फिर भी वो स्ट्रॉन्ग बने हुए हों। तो इस केस में वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल है आवास फाइनेंशियल। आवास फाइनेंशियल का जो करंट में स्टॉक प्राइस है वो अराउंड 1,560 रुपीज़ का, और इनका जो करंट पी है वो 27 का है। अब ऐसे पी देख के आपको इसको ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप इनका लॉन्ग टर्म का पी रेशियो का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि कंपनी का जो करंट 27 का पी है, इतना लो पी कंपनी का जो कोविड के टाइम पे फॉल आया था उसमें भी नहीं गया था। अब अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कंपनी के लगातार फॉल होते हैं पी रेशियो के पीछे का रीजन क्या है, तो उसके लिए अगर आप सबसे पहले इनके फंडामेंटल्स को देखोगे तो अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखो तो इनके रेवेन्यू लगातार बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। एंड इवन इनके जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हैं और फाइनेंशियल जो मार्जिन है वो भी ओके है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स पे भी नजर डालोगे तो भी वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हाईएस्ट है। तो ये तो साफ ये दिखा रहा है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों 50% से भी ज्यादा फॉल हुआ, इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है इंटरेस्ट रेट। जैसा कि हमें पता है कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया में जो इन्फ्लेशन था वो काफी तेजी से ग्रो हुआ था, जिस वजह से इंडिया में और ओवरऑल वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज था वो भी काफी तेजी से हुआ। आज इंडिया में जैसे आवास फाइनेंशियल वर्क करती है वो अफोर्डेबल होम सेगमेंट में वर्क करती है, जहां पर अफोर्डेबल होम लोन्स देती है। और इस पूरे सेगमेंट में जब इंटरेस्ट रेट आज के टाइम होम लोन पे 9, 10, 11% हो चुके हैं, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना आइडिया ऑफ टेकिंग होम लोन बाद के लिए डिले कर देते हैं, और इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको मेजर करेक्शन देखने को मिल रहा है। पर जैसा कि पता है कि इंडिया और ओवरऑल वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी पीक आउट कर चुका है, और इंडिया के केस में तो ये काफी ज्यादा अंडर कंट्रोल है, और ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो कट भी हो सकते हैं। इसीलिए इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि जैसे ही आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो इनका जो वॉल्यूम है लोन्स का वो फिर से बढ़ेगा, और आपको इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। नाउ बिफोर कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो यहाँ तक वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। हमारी नेक्स्ट कंपनी का नाम है एफिल इंडिया। ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस में वर्क करती है, जहां पर ये दूसरे बिजनेसेस को हेल्प करती है कि वो अपने कस्टमर्स को टारगेटेड एड्स दिखा पाए। जहां पर आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप किसी भी चीज के बारे में जब ऑनलाइन सर्च करते हो तो थोड़ी देर बाद ही जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो तो आपको उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड एड्स दिखने लगते हैं। तो ये सारे एड्स कहीं ना कहीं इसी कंपनी के थ्रू आते हैं। अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि पिछले बुल रन में यानी कोविड के बाद से इस कंपनी ने अराउंड 400% का जब रिटर्न दिया था, उसके बाद से अराउंड 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दी है। पर रिसेंटली अगर आप कंपनी के चार्ट पैटर्न को गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और ये जो पूरा पैटर्न है ये एक ब्रेकआउट की कगार पे है। अब इस तरह की स्मॉल कैप आईटी कंपनीज जब भी कभी रनअप देती हैं तो वो कभी भी 30 से 40% का रनअप नहीं होता, बल्कि यूजुअल केसेस में 100 से 200% तक का होता है। बट फिर भी अगर हम ये देखें क्या कंपनी के इस रनअप को इसके फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखोगे तो कंपनी का करंट जो पी रेशियो है वो 57 का है। अब ये देख के आपको ये ओवर वैल्यू नजर आ सकता है, बट अगर आप कंपनी के पी रेशियो के चार्ट को देखोगे हिस्टोरिकल, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो कंपनी के जो हिस्टोरिकली जो कंपनी का प्री कोविड का लेवल था उसके नज़दीक पहुंच चुका है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अब अगर आप ये देखोगे क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप साफ देखो इनके क्वार्टर रिजल्ट में तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के सेल्स लगातार बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं। बस मेजर जो आपको प्रॉब्लम दिखेगी वो दिखेगी इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में,
जो कि लगातार बेसिस पे कम हुए हैं। अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कम होने के पीछे रीजन भी अगेन इंटरेस्ट रेट ही थे, बिकॉज जब कैपिटल अचानक से एक्सपेंसिव हुआ इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से, तो कई सारी कंपनीज ने तो अपने बजट थे उनमें कट ऑफ किया, उनमें जो मार्केटिंग वगैरह के जो उनके एक्सपेंसेस हुआ करते थे उनको भी कट ऑफ किया। और आपने इस ड्यूरेशन के बीच में ये भी सुना होगा कि कई सारी कंपनीज ने कई सारे अमाउंट में जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको भी ले ऑफ किया था। और इन सारी चीजों का और इस मार्केटिंग बजट के कम होने का सीधा सा इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पे आपको दिख रहा है। सो कमिंग टू अ लास्ट स्टॉक, इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। और कंपनी का नाम सुनते ही आप में से कई सारे लोग दिमाग में यही आया होगा कि यार ये कंपनी का स्टॉक प्राइस तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई का ट्रेड कर रहा है, तो ये कैसे यहाँ से रनअप दे सकती है। तो उसके लिए अगर आप कंपनी के चार्ट पैटर्न पर नजर डालो तो आपको यहाँ पर देखिएगा कि 700 दिन से भी ज्यादा हो चुका है और कंपनी के स्टॉक प्राइस ने ऐसा कोई भी रिटर्न नहीं दिए। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है वो कभी फॉल नहीं होता। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फॉल की जगह एक काफी ज्यादा लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन दिखाती हैं और फिर एक रनअप देती हैं। उनमें से एक कंपनी एशियन पेंट्स भी है, जहां पर अगर आप इनके हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि कंपनी हमेशा 1 से 1.5 साल तक जब कोई कंसोलिडेशन दिखाती है उसके बाद आपको कंपनी में 50 से लेकर 60% तक का एक रनअप देखने को मिलता है। अब इसके अलावा भी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डालो कि क्या वो इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, तो आपको दिखेगा कंपनी का पी रेशियो करंट में 68 का है। अब ये एक्सपेंसिव लग सकता है, पर आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी इंडिया के पेंट सेक्टर में मार्केट लीडर है। फिर भी अगर आप इनके हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न को देखो पी रेशियो के, तो उसमें आपको दिखेगा कंपनी का जो मीडियन पी है वो 76 का रहा है, यानी कंपनी का जो मीडियन पी है उससे भी लो कंपनी का पी ट्रेड कर रहा है। एंड कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स पर नजर डालो तो सेल्स लगातार बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में फॉल हुए थे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से, वो फिर से इनलाइन आ चुके हैं और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बेस पे इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप इधर गौर दो तो आपको इधर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स के 14% के अराउंड रहे हैं, पर इनके जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के प्रॉफिट ग्रोथ है वो 30% के रहे हैं। वहीं पर अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस के सीएजीआर रिटर्न्स को देखोगे तो पिछले 10 सालों में वे 23% के रहे हैं, पर इतने अच्छे रिटर्न्स के बावजूद कंपनी के 1 ईयर के जो सीएजीआर रिटर्न रहे हैं वो -4% के रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि भले ही कंपनी के स्टॉक प्राइस ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट कंपनी के जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स वगैरह है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, जो कि ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी काफी बड़ा रनअप दे सकता है। और हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि पिछले 2 सालों में कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिए, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि आने वाले अगले 1 साल में जो कंपनी का 1 साल का रिटर्न है और जो सिर्फ पिछले 2 साल का रिटर्न इसको कवर करना है वो अराउंड 60 से 70% का निकल के आता है, जो कि कंपनी अगले 1 साल में दे सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कई सारे स्टॉक होंगे जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी बड़े प्रॉफिट्स पे होंगे या तो स्टिल लॉसेस में होंगे, और उनको लेके आप कंफ्यूज होगे क्या उनको मैं सेल करूं या नहीं। तो उसके लिए आप अपने स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो और आपका ये डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।